हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पथ स्टडी पॉइंट पे। यहाँ पे आपको डेली जीके जीएस से रिलेटेड टास्क मिलेगा, रीजनिंग, मैथ, सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। सभी प्रकार की टास्क मिलेंगे आपको डेली। चलो आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, शायद थ्योरी है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी। इसकी ट्रिक बन जाएगी मित्र पर घमचा झार। मित्र पर घमचा झार। इस ट्रिक के माध्यम से हम जितने भी 8 राज्य हैं, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। तो जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है वो 8 राज्य कौन कौन से। मित्र से बनेगा मिजोरम और त्रिपुरा। मित्र से क्या बनेगा, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करेंगे पर से बनेगा पश्चिमी बंगाल और राजस्थान। गमचा से बनेगा गुजरात, मसेर मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़। और जार की बात करेंगे तो जार से बनेगा झारखंड, ठीक है ना। जार से क्या बनेगा, झारखंड। तो कौन कौन से 8 राज्य हो जाएंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। भारत के 13 बड़े बंदरगाह। तो बंदरगाह की बात करते हैं। भारत के अंदर कितने बंदरगाह है, टोटल 13 बंदरगाह। जो बड़े बंदरगाह हैं वो कितने हैं, 13। वैसे छोटे बंदरगाह बहुत सारे हैं, वैसे तो आपको बताना है कमेंट में छोटे बंदरगाह कितने, बड़े बंदरगाह 13 होते हैं। चलो बात करते हैं 13 बड़े बंदरगाह कौन कौन से बंदरगाह है, ठीक है। पहला है कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ पे, कांडला बंदरगाह है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात के अंदर। कांडला बंदरगाह कहाँ पे, गुजरात के अंदर। दूसरा है नहावा शोवा। नहावा शोवा और मुंबई दोनों के दोनों ही कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। नहावा शोवा और मुंबई दोनों के दोनों ही महाराष्ट्र में। और मुर्मा गोवा। मुर्मा गोवा कहाँ पे, गोवा के अंदर। न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर की बात करेंगे, न्यू मंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका में। कौन सी जगह, कर्नाटका में। कोचीन की बात करेंगे तो कोचीन केरल में है। इधर तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन, एनोर और चेन्नई। तूतीकोरिन, एनोर और चेन्नई तीनों के तीनों बंदरगाह कहाँ पे हैं, तमिलनाडु के अंदर। विशाखापत्तनम की बात करेंगे तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। पारादीप की बात करेंगे तो पारादीप कहाँ पे, ओडिशा के अंदर। कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता है पश्चिमी बंगाल के अंदर। अब देखो इनको बांटा गया है कि पश्चिमी तट वाले बंदरगाह कौन से हैं और पूर्वी तट वाले बंदरगाह कौन से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तट वाले कौन से हैं, पूर्वी तट वाले कौन से हैं, ठीक है। तो पश्चिमी तट पे बात करेंगे तो पश्चिमी तट पे पहला हो जाएगा कांडला जो कि गुजरात में है। दूसरा मुंबई जो कि महाराष्ट्र में। नहावा शोवा जो कि महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा जो कि गोवा के अंदर है। न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक में है। कोची जो केरल के अंदर है, ठीक है। अब वैसे ही पूर्वी तट वालों की बात करेंगे तो पूर्वी तट में पहला हो जाएगा तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और दूसरे की बात करेंगे चेन्नई। चेन्नई भी तमिलनाडु में। एनोर भी तमिलनाडु के अंदर है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कौन सा है, आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम ही है, ठीक है। और सबसे पुराना बंदरगाह पूछा जाए तो सबसे पुराना बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। कौन सा हो जाएगा, मुंबई। पारादीप कहाँ पे है, पारादीप ओडिशा के अंदर। कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अंडमान एवं निकोबार के अंदर, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन अभी राजधानी को चेंज कर दिया गया है। और आप बताओगे कमेंट में करके किसकी राजधानी, अभी नई राजधानी क्या बनी है, ठीक है। बात करते हैं अरब सागर की रानी। अन्य जानकारी में अरब सागर की रानी, तो अरब सागर की रानी बोला जाता है कोची या कोचीन को, जो कि केरल के अंदर है। कांडला का नाम, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, ठीक है। और कंप्यूटराइज बंदरगाह पूछा जाए तो कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, एनोर, जो कि एनोर कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला संविधान संशोधन कौन सा था, तो सबसे पहला संविधान संशोधन कौन सा था, 1951 के हुआ था भूमि संशोधन, ठीक है ना। भूमि सुधार संबंधी, जो कि कौन सी, 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची के अंदर, 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार संशोधन हुआ था, ठीक है ना। आगे बात करेंगे 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 के अंदर यहाँ पे कौन सा राज्य बना था, ये बना था 21वां राज्य, ठीक है ना। 21वां राज्य बना था कौन, सिक्किम, है ना। आगे बात करेंगे 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किससे मिला,
36वें संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन 1977 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें देखो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निर्देशक तत्वों को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात करेंगे कि जो भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी या फिर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, है ना, इन शब्दों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जोड़ा गया है इनको, ठीक है। दूसरी बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया। न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कब की गई? 42वें संविधान संशोधन के अंदर की गई, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या हुआ? इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है तो उसको अब क्या किया गया? अब उसको 300 क में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है उसको, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके अलावा और जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके ऊपर। आगे है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर। 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर क्या किया गया? दल बदल अधिनियम लागू आया, ठीक है ना। दल बदल अधिनियम जो कि अनुसूची 10, कौन सी अनुसूची? अनुसूची 10 के अंतर्गत, अनुसूची 10 के अंतर्गत क्या किया गया? दल बदल अधिनियम लाया गया, ठीक है। आगे वाली बात करते हैं तो 61वां संविधान संशोधन 1989, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन में किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में, इसमें पंचायती राज की स्थापना की गई, ठीक है ना। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, और इसमें 29 विषय आते हैं टोटल। कितने विषय? 29 विषय, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1993, इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया, ठीक है ना। और इसमें 18 विषय आते हैं टोटल, और ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है ना। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। आगे 86वां संविधान संशोधन 2002, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया और इसे ही 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया, इसे ही 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया, ठीक है ना। इसे ही 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। 101वां संविधान की बात करेंगे जो कि 2016 में, देखो 2016 में संविधान संशोधन हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। तो जीएसटी लागू तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। अब बात करेंगे 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में। 103वां संविधान संशोधन की बात करेंगे जो कि 2019 में हुआ है, उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है उसमें, ठीक है ना। सरकारी आवेदन किए जाते हैं उसमें 10% का आविष्कार ईडब्ल्यूएस को कब दिया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत। बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात न रहना, ठीक है ना। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किससे रिलेटेड है? संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधनों स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात न रहना। 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में हुआ है। इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया है, ठीक है ना। अभी बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 106वां संविधान संशोधन भी हो चुका है, टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आपसे पूछा जाए कि 106वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट कौन सा है, तो ये नारी शक्ति वंदन योजना। कौन सा है? नारी शक्ति वंदन योजना, ठीक है ना। नारी शक्ति वंदन योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि नारी शक्ति वंदन योजना का बिल कौन सा था, तो बिल था ये 129वां। बिल कौन सा था? 129वां, ठीक है ना। नारी शक्ति वंदन योजना का बिल कौन सा था? 129वां। और संविधान संशोधन कौन सा था? 106वां संविधान संशोधन। अब देखो
अब बात करेंगे प्राचीन इतिहास सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है ना। अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता के बारे में तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1921 के अंदर। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। सिंधु सभ्यता को रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में, ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में। सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय कौन से थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, राखी गढ़ी, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा था, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में, गुजरात में नहीं, हरियाणा में। कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में पड़ता है अभी प्रेजेंट टाइम में राखी गढ़ी। आपसे पूछ रहा है कि राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा के अंदर, ठीक है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल, लोथल और सुतकोटड़ा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल और सुतकोटड़ा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, वो मिला है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल व कालीबंगा से, लोथल व कालीबंगा से। और आपसे पूछा जाए कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ का चित्र है की मूर्ति कहाँ पे मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिली है वो, मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना, कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो में। आगे बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए प्रयोग करते थे तो 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो ये कहा था पिग्गट ने। किसने कहा था, पिग्गट ने, कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, ठीक है ना, पिग्गट ने। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था, हड़प्पा सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोगों का विशेष पूजनीय पशु क्या था, तो कुब्बड़ वाला सांड। कौन सा था, कुब्बड़ वाला सांड, जो कि वहाँ के सिक्कों में है ना, जो पत्थर के सिक्के मिले उनमें कुब्बड़ वाला सांड के चित्र अंकित थे। लेखन कला विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है ना। लेखन कला, अगर आपसे पूछ रहा है ना कि लेखन कला विकसित करने वाली विश्व की पहली सभ्यता कौन सी थी या पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता, तो सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा था कि पशुपतिनाथ का चित्र कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना, यहाँ पे है वो स्लाइड। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है हड़प्पा की मोहर पर। कहाँ पे मिलता है, हड़प्पा की मोहर पर। आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ पे प्राप्त हुआ है, वो हुआ है हड़प्पा से। और इस पौधे को बताया गया है कि वो जो मूर्ति है ना, वो धरती माँ की है और धरती माँ की गर्भ से ही हमें खाने की चीज़ें मिलती है, तो वो कृषि के लिए बताया गया है। मन के बनाने के कारखाने मिले लोथल और चन्हूदरों से, लोथल और चन्हूदरों से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 के अंतर्गत। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ। अब आप मुझे बताओ कि जो जौ है ना, जौ का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था और गेहूँ का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था, आप कमेंट करके बताओगे मुझे। सिंधुवासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे शहद को, क्या प्रयोग करते थे, शहद को। और आपसे पूछा जाए कि सिंधुवासी सबसे पहले कौन से जानवर या कौन से पालतू जानवरों को रखते थे, तो देखो आंसर इसमें घोड़ा भी हो सकता है और इसमें आंसर कुत्ता भी हो सकता है, ठीक है ना, घोड़ा और कुत्ता। अब देखो चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे, तो वो मिले थे लोथल से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला था, बनावली में। कहाँ मिला था, बनमाली से, ठीक है ना। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, तो ये कहाँ पे मिले, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, लोथल, तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट स्लाइड है, जो प्रमुख क्रांतियाँ थी वो क्रांतियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जैसे भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो वो थी उर्वरक उत्पादन से। किससे, उर्वरक उत्पादन से, ठीक है ना। उर्वरक उत्पादन की क्रांति को भूरी क्रांति या फिर ग्रे क्रांति के नाम से जाना जाता है। या फिर सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा कि भूरी क्रांति का किससे संबंध है, तो आपका क्या आंसर रहेगा, उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन से, ठीक है ना, किससे, अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति की बात करेंगे तो लाल क्रांति या तो टमाटर मिलेगा ऑप्शन में या फिर मांस उत्पादन हो सकता है, दोनों ही मिले, ठीक है ना। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, या तो टमाटर या फिर मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन मछली से, ठीक है। आगे बात करते हैं अमृत क्रांति।
अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। नदी क्रांति, सॉरी अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से। आगे बात करते हैं दूसर क्रांति, तो ये सीमेंट उत्पादन से। दूसर क्रांति का संबंध किससे, सीमेंट उत्पादन से। दूसर क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से। गोल क्रांति, गोल क्रांति की बात करते हैं तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है गोल क्रांति, आलू उत्पादन से। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति कृषि से या फिर जैव तकनीकी से, या तो कृषि से या फिर जैव तकनीकी से। बाकी वो बची हुई क्रांतियों को इधर देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। और हरित क्रांति को कब अपनाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, 1969 के समथिंग। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति या फिर ग्रे क्रांति, भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, ठीक है ना। किससे संबंध, उर्वरक उत्पादन से। कृष्णा क्रांति की बात करते हैं, कृष्णा बोला जाता है काले रंग को, तो बायोडीजल उत्पादन से। कृष्णा क्रांति किससे संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे, नदी जोड़ो परियोजना से, जो कि अभी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अमृत क्रांति का संबंध किससे, नदी जोड़ो परियोजना से। ये साइड में इनके चित्र दिए गए हैं, ठीक है ना। बस आज की स्लाइड में इतना ही था। तो दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब फॉर डेली जीके जीएस क्वेश्चंस टास्क के लिए, ठीक है।